नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक क्लासेज में। और आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 10,000 प्लस मिक्स क्वेश्चन सीरीज का अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरी देखिएगा। और जो साथी आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि आपको हरियाणा लाइनमैन एसए और डब्ल्यूपीओ पीएसपीसीएलएएलएम पीएसटीसीएलएएलएम में बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाले क्वेश्चन है, निमी पैटर्न पर तैयार किए गए क्वेश्चन है। और बता दूं कि अपनी जो आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का हर एक निचोड़ है इस क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा। जीरो से लेकर हीरो तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम तक पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का रिवीजन करवा दिया जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से। यानी आपको ये सीरीज सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से ये सीरीज है, छोड़नी नहीं है एग्जाम तक। और 10,000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे आपको, हर एक लेवल का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के 1 नंबर क्वेश्चन से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईटी स्टूडेंट है वो अब की बार हरियाणा सीईटी में जो क्वालिफाई हुए हैं, तो वो कोई भी साथी अपना छूटना नहीं चाहिए। जॉब लेकर अब की बार आपको रहना है। और अपने कमेंट में जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर है वो बन रहा है हरियाणा सीईटी में और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर में तीर के निशान वाला टर्मिनल होता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज के 1 नंबर क्वेश्चन से। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। जैसे एक ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार, यानी कुछ इस तरह इसका प्रतीक चिन्ह होता है। पूरी बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का। आगे हम ट्रिक की तरीके से तैयार करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे। यानी इसमें एक तो है एमीटर सिरा, एक होता है बेस सिरा और एक होता है कलेक्टर सिरा। कुछ 3 सिरे होते हैं दोस्तों इसमें। तो हमसे पूछा गया है कि तीर के निशान वाला टर्मिनल है वो कौन सा होता है। ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के, पीएनपी, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। एनपीएन बहुत अच्छे तरीके से आपको याद नहीं रहता, तो ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे दोस्तों। प्लीज़ ये चैनल के साथ जुड़े रहना। यानी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है, और मतलब एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तीर के निशान वाला टर्मिनल पूछा है हमसे, तो पीएनपी हो या एनपीएन हो, उसमें सिरे तो रहेंगे 3 ही। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तीर का निशान किस पर रहता है। ये हमेशा दोनों में इस पर रहेगा, एमीटर पर। कभी रहता है बाहर और कभी रहता है अंदर। तो बात कर लेते हैं दोस्तों किस में अंदर और किस में बाहर रहता है। तो ट्रांजिस्टर के प्रतीक तीर निशान वाला आपने देख लिया कि तीर का निशान किस पर रहता है, एमीटर का। और इसमें धारा का प्रभाव भी हम बात करते हैं कि एमीटर से कलेक्टर, कलेक्टर से एमीटर किस तरह बढ़ता है। पूरी थ्योरी है दोस्तों। अगर वीडियो में इस प्रकार की बातें करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसमें हमने अपने जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिस्टर में तीर के निशान वाला टर्मिनल होता है कौन सा, एमीटर होता है। सिर्फ एमीटर सिरा होता है जिस पर तीर का निशान होता है। पूरी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भीगी अवस्था में मनुष्य शरीर का प्रतिरोध वो कितना होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार आया है एग्जाम में। तो भीगी अवस्था में मनुष्य, यानी एक होता है सामान्य अवस्था, एक होती है सामान्य अवस्था, और एक होता है भीगी अवस्था जल से भीगी अवस्था में, और एक होता है कान से कान, कान से कान के बीच में, एक होता है हाथ से हाथ और पैर से पैर के बीच में। पूरी हम बातें कर लेते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का कितना होता है। सामान्य अवस्था में इसका प्रतिरोध होता है 100 किलो ओम। 100 किलो ओम से 600 किलो ओम तक होता है दोस्तों। यानी 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक होता है। और जल से भीगी अवस्था में से पूछा है, तो बात कर लेते हैं कितना होता है। 1 किलो ओम से कम, 100 किलो और 500 ओम। तो जल से भीगी अवस्था में होता है कितना, 1 किलो ओम, या 1000 ओम इसको बोल सकते हैं, 1000 ओम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। और बात करें कान से कान, और मतलब कान से कान के बीच मनुष्य का प्रतिरोध बहुत ही सबसे कम होता है, 100 ओम होता है। और हाथ से हाथ और पैर के बीच में बात करें तो ये होता है दोस्तों 400 से 600। पट्टी एकदम 30 का आंकड़ा है दोस्तों। मतलब निम्मी से जो अपने क्वेश्चन बनते हैं ना, वहीं से एकदम निम्मी की बुक से तैयार किया गया क्वेश्चन है और पूछा गया है। और जब भी हम इसमें बात करते हैं आंकड़ों की, तो एकदम सटीक आंकड़े आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, कोई किंतु परंतु नहीं होगी इनमें। इससे एक 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 किलो। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। एक डायोड का एनोड होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या दोनों ही होते हैं, या दोनों में से नहीं। तो एक डायोड होता है जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो डायोड का एक सिर होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो इसमें बात कर लेते हैं एनोड का। हमसे पूछा है एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों इसमें एनोड होगा वो धनात्मक होगा, कैथोड होगा वो ऋणात्मक होगा। राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, अपना धनात्मक सिरा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो आप पूरी देख रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट और सहयोग जरूर करें। आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवा दी जाएगी। 70% थ्योरी का पोर्शन रहने की संभावना है सब्जेक्ट आपको मेन एग्जाम में। तो अब की बार जिस जिस साथी की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी तैयार नहीं है, तो वो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, और सहयोग और सपोर्ट आपका करेंगे, बिल्कुल उतना ही आप कीजिए। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको अच्छे तरीके से एकदम निःशुल्क तरीके से, कोई फीस नहीं है, जो
ऐप जो ऐप के माध्यम से आपको कोर्स देते हैं वही चीज़ें आपको निःशुल्क यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध करवा दी जाएगी, अगर आपका सहयोग और सपोर्ट अच्छा रहो तो। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या हमसे पूछिए दोस्तों। कितने डायोड की आवश्यकता होती है, ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया यहाँ पर, पूरी टाइपिंग नहीं हो पाई। तो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, ये हमसे पूछा है। 2 डायोड या 4 डायोड या 5 या 6। तो 3 फेज का है दोस्तों। 3 फेज के लिए हमें फुल वेव की बात यहाँ पर इसने की है, फुल वेव की बात यहाँ पर की है। फुल वेव 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या हमसे पूछी है, वो कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि डेल्टा संयोजन में लाइन करंट है वो बराबर होती है किसके, तो फेज करंट के, या √3 इंटू फेज करंट के, या लाइन करंट के, या √3 बटा फेज करंट। यानी ये जो जिन्हें आपको पता होगा इसका तो भाग का प्रतीक होता है ये। तो डेल्टा में लाइन करंट हमसे पूछिए, एक होता है जैसे स्टार कनेक्शन होता है। स्टार में क्या होता है, स्टार में जैसे लाइन धारा यानी IL बराबर होती है IP, यानी लाइन धारा और फेज धारा दोनों स्टार में बराबर होती है। स्टार का क्वेश्चन हो गया ये। अब बात करते हैं डेल्टा की, यानी डेल्टा में क्या होता है। डेल्टा में जैसे लाइन वोल्टेज, यानी ये जो नीचे प्रतीक चिन्ह है ये लाइन का हो गया, ये वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज बराबर होती है किसके, फेज वोल्टेज के। यानी स्टार में तो कौन सी चीज़ बराबर होती है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। और डेल्टा में स्टार में लाइन धारा, लाइन करंट बराबर फेज करंट, और डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज करंट के। यहाँ से भी क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन है बदल लिया जाता है, शब्दों का हेरफेर है थ्योरी में, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो डेल्टा में लाइन करंट बराबर होती है किसके, तो यहाँ पर हमारे इसे अपोजिट पूछ लिया, यानी ये तो दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट पूछ लिया है। तो पूरी ये थ्योरी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा में लाइन करंट बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, √3 इंटू फेज करंट के। √3 इंटू फेज करंट इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। और अपना अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, क्या वो लंबाई पर, कटाक क्षेत्रफल, तापमान, या तीनों पर। तो चालक का प्रतिरोध जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों मैं बता दूं, चैनल को सहयोग और सपोर्ट जरूर करिएगा। IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवा दी जाएगी। प्ले लिस्ट है वो बना दी गई है मिक्स क्वेश्चनों की, वहाँ पर जाकर पीछे की पूरी वीडियो देख सकते हो। क्विक रिवीजन एक तरह का एग्जाम तक आपका हो जाएगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, इस पर हम बात करें तो पहले जैसे देखते हैं, हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा है जैसे R समानुपाती क्या होता है, L/A, यानी प्रतिरोध और लंबाई के तो क्या हो गया समानुपात में, और एरिया यानी कटाक्ष क्षेत्रफल इसको बोल सकते हैं, कटाक्ष क्षेत्रफल इसकी क्या होता है, विलोमानुपात में होता है दोस्तों। तो प्रतिरोध इस सूत्र के हिसाब से अगर देखें तो प्रतिरोध लंबाई पर क्या है, बिल्कुल डिपेंड है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। और कटाक्ष क्षेत्रफल यानी एरिया पर क्या है, ये विलोमानुपात का है। संबंध तो ज़रूर है, समानुपात का हो या विलोमानुपात का, फर्क तो ज़रूर पड़ता है इस चीज़ का। तो कटाक्ष क्षेत्रफल पर क्या है, ये बिल्कुल निर्भर है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। और तापमान का यानी टेम्परेचर, तो इस सूत्र में तो तापमान का फॉर्मूला हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन बात करें PTC NTC की, तो प्रतिरोध है वो जो हर चीज़ हर धातु का क्या होता है, एक ताप गुणांक होता है, PTC होता है NTC होता है। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध उस चीज़ का घटता है या बढ़ता है। और इसी के आधार पर हमें आगे इससे कि मतलब इस चीज़ पर PTC NTC पर पूरी थ्योरी में हम बात करेंगे। तो यानी तापमान पर भी बिल्कुल निर्भर करता है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो गया, उपरोक्त तीनों पर, यानी सभी पर ये निर्भर करता है प्रतिरोध। और भी बहुत इसमें चीज़ें हैं, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। सभी बातें हमें थ्योरी की क्लास में आपको एक जगह प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 2 लैंप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है ये। 2 लैंप जो प्रत्येक 250 वोल्ट 40 वाट और दोनों को श्रेणी में 250 वोल्ट से जोड़ा जाए तो कुल शक्ति खपत वो कितनी होगी। तो और एक और बात बता दूं दोस्तों, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के प्रति डाउट हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, हो सकता है कुछ शब्दों में वो मुँह से गलती हो जाए या कुछ न कुछ कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़ वो बता देना आपको अगर समझ में आई वो चीज़ तो। और जो भी डाउट हो आप तो कमेंट में बता देना, और लेकिन जो भी आपका सुझाव हो वो भी आप कमेंट में दे सकते हो, किस प्रकार आपको कौन से क्वेश्चन कब कैसे चाहिए, वो सुझाव आपके ज़रूर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगले अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, जैसे 2 लैंप है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक क्या है 250 वोल्ट का और 40 वाट उसकी शक्ति है, यानी ये हो गई V, ये क्या होगी V और ये हो गया P।
और दोनों को श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो कुल शक्ति खपत हमसे पूछिए 40 वाट होगी या 20 वाट होगी या 80 वाट या 10 वाट। तो दोस्तों बता दूं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी समांतर की बात करें तो समांतर में कितनी भी युक्तियां हो वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन यहाँ पर समांतर की जगह श्रेणी में जोड़ दिया। जल्दबाजी में कई बार क्या है, श्रेणी को समांतर पढ़ लेते हैं और ऐसा पूछा है कि ये तो मुझे लॉजिक पूछ रहा है। लॉजिक नहीं है दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगा इसमें। और हम क्या कहते हैं कि 250 वोल्ट 40 वाट है और शक्ति खपत जोड़ी है तो हम इसको शक्ति को जोड़ देते हैं दोनों को। ये ऐसा नहीं होगा, 80 वाट नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो बात कर लेते हैं कौन सा आएगा। यानी समांतर में हमने बात की कि समान वोल्टेज सभी में रहती है। और बात कर लेते हैं श्रेणी में। तो श्रेणी में दोस्तों दो लैंप जब श्रेणी क्रम में लगे हों और एक जैसी उनको वोल्टेज से जोड़ दिया जाए तो मिलने वाली वोल्टेज है दोनों को आधी हो जाता है। यानी एक लैंप को कितनी मिलेगी, 125 वोल्ट मिलेगी। दोनों को समान नहीं मिलने वाली, श्रेणी क्रम में है और वाटेज क्षमता भी दोनों की समान है। तो दोनों एक जैसी है वो वोल्टेज लेंगे, 125 वोल्ट 125 वोल्ट वो लेने वाले हैं। तो जैसे एक इसमें याद रखने वाली बात है कि किसी भी युक्ति होती है, उपकरण होता है, उसको मिलने वाली वोल्टेज अगर आधी हो जाए, यानी वोल्टेज आधी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो शक्ति खपत यानी ये तो होगी वोल्टेज, तो शक्ति खपत उसकी क्या होती है, 1/4 हो जाती है। लॉजिक है, कोई मतलब लंबा छोटा फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन बनता है इतना से याद रखना है कि श्रेणी क्रम में कोई चीज़ है और उसको मिलने वाली वोल्टेज अगर आधी कर दी तो शक्ति खपत कितनी हो जाएगी, 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी। तो इसी के हिसाब से हमें बात करें राइट आंसर की, यानी 250 वोल्ट है, दोनों को श्रेणी क्रम में आधी आधी वोल्टेज मिली, यानी 125 वोल्ट 125 वोल्ट मिली। तो शक्ति खपत मतलब 1/4 कितना हो जाता है, 40 का, मतलब है ये 10 हो गया, 1/4 40 का। लेकिन दोस्तों दो लैंप है, शुरू में हमने गौर की, दो लैंप है तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 होगा इसका, ना कि 10 होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमने किया। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से पदार्थ से स्थायी चुंबक वो नहीं बना सकते, किससे, कठोर लोहा से नहीं बना सकते या नरम लोहे से, निकल कोबाल्ट स्टील से, एल्निको से। तो स्थायी चुंबक होता है, एक होता है अस्थायी चुंबक दोस्तों। अस्थायी चुंबक कौन सा होता है, विद्युत चुंबक उसको बोलते हैं। यानी विद्युत चुंबक जो एक बार मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ही वो चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसे ही हमें विद्युत धारा का प्रवाह उसमें बंद कर देते हैं तो चुंबकीय गुण उसके समाप्त हो जाते हैं और वो अस्थायी चुंबक होती है, यानी स्थायी चुंबक नहीं होती। तो हमें स्थायी बनानी है, इसके लिए क्या काम में लेंगे और अस्थायी के लिए क्या में लेंगे। यानी स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, स्थायी चुंबक किससे नहीं बना सकते, कठोर लोहा। और चुंबक किस प्रकार अपने चुंबक की परिभाषा पूछे तो किस आधार पर देते हैं, उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता के आधार पर ही हम उसको बताते हैं कि ये स्थायी चुंबक बनने के लिए पदार्थ है या अस्थायी के लिए किस प्रकार की उसकी प्रकृति है। तो स्थायी चुंबक है उसी से बनेगी दो अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी उसको धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो। यानी कठोर लोहे को हमें अगर धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबक बढ़ाएंगे तो लंबे समय तक वो एक अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करके रखेगा दोस्तों। तो कठोर लोहा तो होगा स्थायी चुंबक के लिए। नरम लोहा राइट आंसर तो इसका यही होगा, नरम लोहा, क्योंकि नरम लोहे से हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। जब तक उसमें धारा प्रवाह करेंगे तब तक वो चुंबक बनता रहेगा, क्योंकि वो नरम है, उसकी प्रकृति क्या है, नरम स्वभाव की है, वो अवशिष्ट चुंबक तो धारण नहीं कर सकता। जैसे हम धारा हटाएंगे तो वो पुनः एक वापस हमने लोहे की श्रेणी में आ जाएगा, चुंबक के गुण उसमें नहीं रहेंगे लंबे समय तक। निकिल कोबाल्ट स्टील ये क्या है, हार्ड स्टील की श्रेणी में, हार्ड पदार्थ है ये, तो इनमें स्थायी चुंबक बनते हैं। एल्निको भी क्या है, इन्हीं से, यानी 1 3 और 4, यानी तीनों क्या है, एक ही श्रेणी के, नरम लोहा अलग श्रेणी के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नरम लोहा अपना राइट आंसर है। स्थायी चुंबक इसे नहीं बना सकते दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए कौन सा कथन है सत्य है। तो शुद्ध परिपथ के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ पूछा है हमसे, रजिस्टिव सर्किट पूछा है हमसे। एक होता है रजिस्टिव, एक होता है कैपेसिटिव। सभी परिपथों पर आगे बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं दोस्तों। और शब्दों के हेरफेर के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द वो दूसरा सवाल घूमता है, तीसरा भी यहीं पर होता है। इन्हीं से हमें क्वेश्चन निकालेंगे और अपनी थ्योरी को मजबूत करेंगे। तो शुद्ध प्रतिरोधी के लिए कौन सा कथन सत्य है, पावर फैक्टर इकाई है, यानी 1 नंबर ऑप्शन यहाँ दे दिया दोस्तों। पावर फैक्टर उसका इकाई होता है, क्या शक्ति का खपत है वो 0 होती है, 0 होती है, या उसमें हानि उसमें 0 होती है, या उसका पावर फैक्टर वो 0 होता है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी पावर फैक्टर उसका इकाई होता है। पावर फैक्टर इकाई होता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में एक और बात कर लेते तो यानी V इंटू नहीं है, सॉरी दोस्तों, यानी धारा और वोल्टेज क्या है, एक दूसरे के इन फेज रहते हैं। ऐसी थ्योरी में बात करेंगे
कि एक होती है इन फेज, एक होते हैं आउट फेज राशियाँ। तो ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा और वोल्टेज दोनों क्या है, इन फेज रहती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में किस पदार्थ की है वो डोपिंग की जाती है दोस्तों। तो पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में हमें जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम, तो पी एक होता है जैसे पी प्रकार का, एक होता है एन प्रकार का। तो पी प्रकार से हमें त्रिसंयोजी पदार्थ वो मिलाते हैं, और एन प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं। तो पंचसंयोजी वाले कौन से और त्रिसंयोजी वाले कौन से, जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तो कौन से हैं, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये तो है अर्धचालक की श्रेणी में। जर्मेनियम होता है, एक होता है सिलिकॉन। तो इनमें तो हम डोपिंग करते हैं, तो ये न तो पंच में है न चतुसंयोजी में, ये इसमें नहीं है, ये गलत है। तो एंटीमनी और आर्सेनिक है, ये किस में, पंचसंयोजी में, और इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम ये किस में, त्रिसंयोजी में। तो पी प्रकार के पदार्थ बनाने के लिए सिलिकॉन में या जर्मेनियम में किस पदार्थ को मिलाएंगे, इंडियम को मिलाएंगे। यानी पी प्रकार का अगर बनाना है तो त्रिसंयोजी पदार्थ है उसमें मिलाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कौन सा यंत्र विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। डायनामोमीटर टाइप, वाट मीटर, थर्मोकपल, एनर्जी मीटर या पावर फैक्टर मीटर। तो उसमें प्रभाव पर कार्य करने वाला यंत्र हमसे पूछा है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर होगा थर्मोकपल यंत्र। थर्मोकपल यंत्र है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अर्थ प्रतिरोध को किस में मापा जाता है या किस से मापा जाता है। अर्थ प्रतिरोध को किस में मापे हैं, तो होता है ओम में प्रतिरोध, आपको पता है ओम में। और मेग्र से आपको पता है मेग्र भी प्रतिरोध मापता है, और मेग्र इसका राइट आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेग्र मेगा ओम में मापता है, बहुत उच्च मान का प्रतिरोध है वो मेग्र मापता है। अर्थ का प्रतिरोध क्या होता है, अर्थिंग का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है दोस्तों। तो कम प्रतिरोध मापने के लिए हम किस में कौन सा काम में लेते हैं, अर्थ टेस्टर काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा अर्थ टेस्टर। और अर्थ टेस्टर है वो वोल्टेज और ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वाट मीटर से शक्ति मापते हैं। और व्हाइटस्टोन ब्रिज है वो एक मतलब व्हाइटस्टोन ब्रिज हो गया, और सी ब्रिज होगा, डिसोटी ब्रिज हो गया, बहुत से ब्रिज हैं ये, मतलब इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सारे ब्रिज है वो एक क्लास में हम कवर करेंगे। कौन सा किस में धारिता मापने में काम आता है, कौन सा हमें फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, धारा, अलग अलग बहुत प्रकार के ब्रिज है वो दिए गए हैं। तो ट्रांसफार्मर की मतलब है प्राइमरी और द्वितीयक कुंडली के मध्य प्रतिरोध पूछा है हमसे, कितना होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, या लगभग 10 मेगा ओम होता है, या सभी। तो ट्रांसफार्मर की एक होता है प्राइमरी कुंडली और एक होता है सेकेंडरी कुंडली। प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य प्रतिरोध हमसे पूछा है, तो ये वैद्युतिक रूप से तो जुड़ी होती है, लेकिन इसमें वैसे किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता। प्रतिरोध का मान कितना होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यानी अनंत होता है, क्योंकि इनके मध्य विचार इसके बीच में कोई कुछ मतलब इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है इनको जोड़ने वाला। तो क्या है, ये एक अनंत प्रतिरोध का कार्य करेगा, ये बीच में जो माध्यम है वो निर्वात का कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, एक चलती हुई प्रेरण मोटर का एक फेज उड़ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉलिंग कहलाता है, हंटिंग कहलाता है, सिंगल फेजिंग या फ्लोटिंग। तो चलते हुए इंडक्शन मोटर का एक फेज उड़ जाना क्या कहलाता है दोस्तों, वो होगा सिंगल फेजिंग। यानी वो 2 फेज पर या 3 फेज पर कार्य कर रही थी, तो क्या होगी, वो सिंगल फेजिंग होगी, यानी एक फेज उड़ गया। क्रॉलिंग क्या होता है, किसी मोटर का या सिंक्रोनस मोटर का या इंडक्शन मोटर का अपनी गति के 7वें भाग पर घूमना क्या होता है, क्रॉलिंग या क्राउलिंग दोष होता है, इसको बोलते हैं। और हंटिंग दोष है और फ्लोटिंग क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर में काम में लेते हैं। और हंटिंग दोष है वो एक अल्टरनेटर में होता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लैंप की आयु वोल्टेज बढ़ने से क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, समाप्त हो जाती है। तो लैंप जैसे हमारे घरों में होते हैं, उसको अचानक से अगर उसको वोल्टेज अधिक दे दी, यानी 250 वोल्ट या 230 वोल्ट पर वो कार्य करने के लिए काम में ले रहे थे हम, उसके लिए बनाए गए उसको। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज दे दी, 250 दे दी, 60 70 जितने भी ज़्यादा वोल्टेज दे दी, तो वो काम है कार्य करने की उसकी वो आयु है, क्षमता है, वो घट जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर है घट जाती है। यानी किसी युक्ति को वही जिसके लिए वो बना है वही हमें वोल्टेज और धारा देंगे तो अच्छी तरीके से कार्य करेगी। और अगर बात करते हैं 230 वोल्ट की डीसी मोटर को 230 वोल्ट की एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तब क्या होगा, ये जल जाएगी या आसानी से चलेगी या रुक जाएगी, या फिर ये कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे डीसी मोटर को हमने एसी सप्लाई दी है, अगर यहाँ पर होता कि एसी मोटर है, कोई एसी युक्ति है, उसको डीसी दे दी, तो वो क्या होगी, वो तो जल जाती है दोस्तों। एसी को अगर हम डीसी दे दें तो वो जल जाती है, क्योंकि इंडक्टेंस वहाँ पर होता है, डीसी में इंडक्टेंस नहीं होता। इस कारण वो क्या होता है, इसमें वो अपना कॉइलें होती है वो जल जाती है। और डीसी मोटर की बात करेंगे, डीसी को अगर एसी दे देंगे तो वो जलेगी नहीं, लेकिन वो क्या होगी, कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ वो कार्य करेगी।
उसकी दक्षता घट जाएगी, स्पार्किंग अधिक होगी लेकिन जलेगी नहीं। लेकिन अगर एससी को युक्ति है उसको डीसी दे दी तो वो तुरंत ही जल जाएगी, क्योंकि डीसी का आपको पता है इसमें कोई ना तो इंडक्टेंस होता है ना उसमें कोई रिएक्टेंस होता है। तो इस कारण वो एससी में क्या होता है, कॉइलें होती है और डीसी सप्लाई उसको एकदम जला देगी। तो ट्रांसफार्मर भी आपको पता है कि डीसी पर हमें नहीं चलाना चाहिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ वो चलेगी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की आयु, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की आयु हमसे पूछिए कितनी होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब की जैसे 10,000 कार्य घंटे होगी या 4,000 कार्य घंटे या 7600 कार्य घंटे या 3500 कार्य घंटे। एक मानक क्वेश्चन है, यानी विद्युत मानकों से एक बनाए गए क्वेश्चन है। निम्मी की बुक में ये दिए गए हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब की, मतलब बहुत सारे मानक है, वो आपको धीरे धीरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो महत्वपूर्ण मानक होते हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7200 कार्य घंटे होगा। यानी लंबाई, कार्य घंटे, आयु, दक्षता सब कुछ इसमें दिया होता है। कितने वाट की कितनी लंबाई होती है, कितने वाट की कितनी, अलग अलग वाटेज और लंबाई के आधार पर बहुत सारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। इस पर हम आगे बात करेंगे, पूरे मानक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अल्टरनेटर द्वारा पैदा ईएमएफ को भारी परिपथ पर प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया है, क्या कम्यूटेटर होता है या स्लिप रिंग या स्लिप रिंग या सभी। तो अल्टरनेटर के द्वारा पैदा किया गया ईएमएफ आपको पता है उसकी प्रकृति क्या होती है, ऐसी होती है। कोई भी युक्ति हो उसके द्वारा पैदा किया गया ईएमएफ की आकृति क्या होती है, ऐसी ही होती है। और भारी पथ में प्रदान करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, भारी परिपथ में प्रयोग करने के लिए स्लिप रिंग लगी होती है दोस्तों, स्लिप रिंग लगी होती है। और स्लिप रिंग और कम्यूटेटर क्या, ये तो मतलब कम्यूटेटर हम डीसी में काम में लेते हैं और स्लिप रिंग हम एसी में काम में लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सोडियम वेपर लैंप, कैंपर नहीं सॉरी, ये वेपर लिखा हुआ है, वेपर, टाइपिंग में थोड़ा जल्दबाजी में गलती होगी। तो वेपर लैंप वो किस रंग का प्रदान हमें किस रंग का प्रकाश हमें देता है, सोडियम वेपर लैंप। तो बात करें पीला, नीला, सफ़ेद या आसमानी, तो सोडियम वेपर लैंप है वो पीले रंग का प्रकाश देता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, पीला। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सी शर्त है वो ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने की नहीं है, यानी कि इनमें कौन सी शर्त है वो ट्रांसफार्मर को एक समांतर में जोड़ने से रोकती है हमें, या उसकी समान वोल्टेज, समान धारा, समान फेज क्रम या समान ध्रुवता। तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी समान वोल्टेज होगी तो हमें जोड़ना चाहिए उसको समांतर में। ये तो इसे यानी नहीं पूछा गया, यानी समांतर में जोड़ने की नहीं है। ये तो है, समान वोल्टेज तो है, समान धारा, समान फेज क्रम, तो फेज क्रम भी समान होने चाहिए, ध्रुवता भी इसकी समान होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन समान धारा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा हमारा। ट्रांसफार्मर को समांतर में जोड़ने की एक समान धारा का कोई रोल नहीं है दोस्तों। हालांकि इन्हें जो 3 हैं, 1, 2 और 3, इनके अलावा बहुत सी कुछ शर्तें हैं, उस पर भी हमें आगे बात करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इतना ही जानेंगे। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस तापमान पर कोई ऊष्मक तंतु ऊष्मा के साथ प्रकाश भी प्रदान करने लगता है, यानी हीटिंग एलिमेंट है वो, उसको हमें जैसे उसका पहले बात कर लेते हैं कि हीटिंग एलिमेंट है वो, जैसे कोई तार है, जैसे उसको हम अगर धारा प्रदान करेंगे तो वो तो नहीं करता, ना तो प्रकाश देता, ना ही कोई वो ऊष्मा देता। तो एक जो हीटिंग एलिमेंट हम बनाते हैं जैसे नाइक्रोम, यूरेका, कैंथोल, इसका बनाते हैं, तो वो ही क्यों देते हैं, क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक है वो बहुत उच्च होता है दोस्तों। इस कारण वो क्या है, वो उच्च तापमान हो जाता है, तो वो कोई हीटिंग एलिमेंट है वो उष्मा के साथ साथ है वो प्रकाश भी देने लगता है, लेकिन वो एक कौन सा तापमान है उसके बाद में देने लगेगा, 1500 डिग्री सेल्सियस और 2300 डिग्री सेल्सियस और 900 डिग्री सेल्सियस, 2700 डिग्री सेल्सियस। तो कोई हीटिंग एलिमेंट है वो उष्मा के साथ साथ प्रकाश कब देना शुरू करता है, जब वो गर्म हो जाता है 900 डिग्री सेल्सियस तक या इससे ऊपर। जब इसको और अधिक गर्म करेंगे तो वो उष्मा के साथ साथ है वो एक प्रकाश भी देने लगता है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है उस समय वो। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक मोटर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर 4 एम्पीयर की धारा लेती है, यदि पावर फैक्टर हो कितना हो, यानी सॉरी यहाँ पावर फैक्टर दिया है, पावर फैक्टर 0.8 हो, तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा पावर फैक्टर हो तो शक्ति पूछिए दोस्तों, क्योंकि आंसर के हिसाब से हम बात करें पी, यानी इसमें थोड़ा टाइप आगे नहीं हो पाया, यानी शक्ति खपत हमसे पूछी है दोस्तों, शक्ति खपत कितनी होगी ये पूछिए। यानी 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी और 4.5 एम्पीयर धारा है उसकी, पावर फैक्टर 0.8 हो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक फॉर्मूला इसमें लगता है P बराबर VI cos फाई, इससे सूत्र से हमें ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लीज़ आप इसको सॉल्व करके देखना,
और मैंने सॉल्व कर लिया इसको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, P बराबर V/I एक है, इस फॉर्मूले से इसका राइट आंसर आएगा 864 वाट। अगर फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बता देना, पूरा आपको एक्सप्लेन तरीके से समझाया जाएगा। अगर यहाँ पर हम पूरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सूत्र आपको बता दिया P बराबर VI cos फाई, और यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि ऐसी परिवर्तनों का वह गुण जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं। इंडक्टेंस होता है, या कैपेसिटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ऐसी परिवर्तनों का वो गुण जो वोल्टेज के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपेसिटेंस हम बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस होता है धारा मान में परिवर्तनों का विरोध इंडक्टेंस होता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL और XL, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC। पूरी ऐसी थ्योरी में इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और आवर्ती मापी यंत्र किस क्रम में जोड़ा जाता है, फ्रीक्वेंसी मापी यंत्र हमसे पूछा है, फ्रीक्वेंसी मीटर हमसे पूछा है। फेज में जोड़ते हैं, या न्यूट्रल में जोड़ते हैं, या श्रेणी में जोड़ते हैं, या समांतर में जोड़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर दोस्तों आपको पता है हमेशा ही हम समांतर में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर की तरह। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटर जो स्टीम टरबाइन से चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। टर्बो स्टीम टरबाइन यानी भाप से जो हम चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं। स्टीम टरबाइन जो उत्पादन केंद्रों पर लगे होते हैं। टर्बो होता है, हाइड्रो होता है, स्टीम होता है, ऑल। तो स्टीम टरबाइन से चलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम स्टीम टरबाइन हो जाएगा दोस्तों, स्टीम वाला नहीं, उसका होगा टर्बो अल्टरनेटर। बहुत बड़े होते हैं वो, इसका राइट आंसर क्या होगा, टर्बो अल्टरनेटर होगा दोस्तों। हाइड्रो जल विद्युत पर, जल विद्युत जहाँ से पैदा होती है वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है, जल विद्युत। और अगले आज का हमारे क्वेश्चन है वो पूरी हो गए हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे की हर प्रकार की वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट और सहयोग करना, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, धन्यवाद।